सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल हैं, तो क्या अंदाजा होगा? ज्यादातर लोग शायद 15-20 कहेंगे। बिल्कुल, पर सही संख्या है 44, यानी 44। ये बहुत बड़ी संख्या है ना? ये भारत को दुनिया के उन टॉप देशों में रखती है जहाँ सबसे ज्यादा वैश्विक धरोहरें हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए एक लिस्ट नहीं है। ये सूची असल में एक आईना है जिसमें भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता, उसकी कला और उसकी कुदरती खूबसूरती दिखती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये लिस्ट बदलती रहती है। जी, ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बढ़ रहा है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन 44 स्थलों की गिनती करना नहीं है, बल्कि इस सूची में थोड़ा गहरा उतरना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लिस्ट हमें भारत के बारे में क्या बताती है। सही। तो इसे समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 3 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक वैसे ही जैसे यूनेस्को करता है। सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। तो चलिए सबसे बड़ी श्रेणी से शुरू करते हैं, सांस्कृतिक धरोहर। हाँ, सांस्कृतिक धरोहर स्थल जिनकी संख्या 36 है। 36 जी, ये भारत के इतिहास और कला के असल प्रतीक हैं। और अगर हम इन 36 स्थलों को देखें तो हमें कुछ बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आते हैं। 36 स्थल तो बहुत ज्यादा है, एक एक करके तो बात हो नहीं पाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन पैटर्न्स को ही पकड़ते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद सबसे पहले स्थलों से। हाँ, ये सबसे अच्छा रहेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1983 में जब भारत में ये लिस्ट शुरू हुई तो एक साथ 4 स्थलों को दर्जा मिला था। जी, एक साथ 4। ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। एक साथ 4। इसकी कोई खास वजह? वजह बहुत साफ है। आप इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के ग्रेटेस्ट हिट्स की तरह देख सकती हैं। अच्छा। ये चारों भारत की पहचान के सबसे चमकदार चेहरे थे। ताजमहल दुनिया के लिए भारत का प्रतीक था, आगरा का किला मुगल शक्ति का केंद्र, और अजंता एलोरा तो कला का बेजोड़ नमूना है ही। बिल्कुल। तो इन्हें सबसे पहले चुनकर भारत ने दुनिया के सामने अपनी सबसे मजबूत सांस्कृतिक दावेदारी पेश की। ये एक तरह का ऐलान था। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, एक स्ट्रेटेजी थी। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, इन शुरुआती सितारों के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे सूची में शाही राजवंशों की एक बहुत मजबूत छाप दिखती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ये भारत के महान साम्राज्यों की कहानी कहती हो। मुगल काल को देखें तो हमारे पास फतेहपुर सीकरी है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और लाल किला परिसर भी है। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये सूची हमें भारत में सत्ता के बदलते केंद्रों की कहानी भी सुनाती है। वो कैसे? देखिए, हम दिल्ली और आगरा में मुगलों की शक्ति देखते हैं। हाँ। लेकिन फिर जैसे ही हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो कर्नाटक में हम्पी के स्मारक हमें विजयनगर साम्राज्य की भव्यता की याद दिलाते हैं। और पश्चिम में राजस्थान के किले? हाँ, राजस्थान के पहाड़ी किले हमें राजपूत राजाओं की याद दिलाते हैं जो उस दौर में मुगलों को चुनौती दे रहे थे। तो ये सिर्फ इमारतों की लिस्ट नहीं है? नहीं, ये भारत के राजनीतिक इतिहास का एक नक्शा है। आपने राजस्थान के किलों का जिक्र किया। मैंने सुना है कि ये किले सिर्फ महल नहीं थे, ये पूरे के पूरे शहर हुआ करते थे। बिल्कुल सही। आप चित्तौड़गढ़ का ही उदाहरण ले लीजिए। वो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक पूरा पहाड़ी शहर है। मतलब उसके अंदर ही सब कुछ? हाँ, महल, मंदिर, बाजार, जलाशय, सब कुछ। ये उनकी शान ही नहीं बल्कि उनकी सामरिक सूझबूझ का भी प्रतीक था। कमाल है। और इसी तरह तमिलनाडु में महान चोल मंदिर, वो भी सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वो चोल वंश की शक्ति, उनकी कला और उनकी भक्ति के बहुत बड़े प्रतीक थे। तो ये सूची हमें सत्ता और शक्ति की कहानी बताती है, लेकिन इसके साथ साथ आस्था के केंद्र भी इसमें बहुत है। हाँ, और ये भारत की धार्मिक विविधता को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। जैसे एक तरफ बौद्ध धर्म के लिए मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप हैं, तो दूसरी तरफ बिहार का महाबोधि मंदिर परिसर जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और नालंदा भी तो है। जी, नालंदा महाविहार के अवशेष अभी याद दिलाते हैं कि ये स्थल सिर्फ पूजा के नहीं बल्कि ज्ञान और शिक्षा के भी कितने बड़े केंद्र थे। और हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म की विरासत तो बहुत विशाल है। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर है जो अपने आप में वास्तुकला का एक अजूबा है। खजुराहो के मंदिर भी हैं। हाँ, खजुराहो है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम है और हाल ही में तेलंगाना का रामप्पा मंदिर भी इस सूची में जुड़ा है। और ये सिर्फ हिंदू बौद्ध धर्म तक ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट भी इस सूची में हैं, जो भारत में ईसाई धर्म के इतिहास को दर्शाते हैं। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भारत की जमीन पर सदियों से कितनी अलग अलग आस्थाएं साथ साथ पनपती रही हैं। मैं तो हमेशा सोचती थी कि विश्व धरोहर का मतलब सिर्फ पुरानी, हजारों साल पुरानी इमारतें होती हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ये जानकर मुझे हैरानी हुई कि अहमदाबाद जैसा पूरा का पूरा जीता जागता शहर इस सूची में है, और जयपुर भी। हाँ, और यही यूनेस्को की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। क्या बदलाव? कि अब विरासत का मतलब सिर्फ खंडहर या पुरानी इमारतें नहीं बल्कि जीवित शहरी विरासत भी है, जहाँ लोग आज भी रहते हैं और उस संस्कृति को जी रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह। आर्ट डेको ये 20वीं सदी की शुरुआत की वो खास डिजाइन शैली है जिसमें सीधी रेखाओं और ज्यामितीय पैटर्न का इस्तेमाल होता था। एकदम सही। तो मुंबई की ये इमारतें या चंडीगढ़ में ली कॉर्बुजिए का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये आधुनिक वास्तुकला के उदाहरण हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, कुछ लोग कह सकते हैं कि चंडीगढ़ या मुंबई की इमारतें तो अभी कल की बातें हैं। क्या उन्हें हजारों साल पुराने मंदिरों के बराबर रखना सही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या इससे धरोहर शब्द का मतलब थोड़ा हल्का नहीं हो जाता? देखिए, यूनेस्को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को देखता है। मतलब कोई ऐसी चीज जो पूरी मानवता के लिए असाधारण महत्व रखती हो। उम्र से फर्क नहीं पड़ता? नहीं। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के आधुनिकीकरण का प्रतीक है और वास्तुकला के इतिहास में एक मील का पत्थर। अच्छा। इसी तरह मुंबई की आर्ट डेको इमारतें दुनिया में इस शैली के सबसे बड़े संग्रहों में से एक हैं।
तो उनका महत्व उनकी उम्र में नहीं, उनके प्रभाव में है। समझ गई। और इसी सोच का एक और उदाहरण है भारतीय पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका शिमला की ट्रेनें। बिल्कुल, ये तो इंजीनियरिंग के चमत्कार है। मैंने कालका शिमला ट्रेन में सफर किया है। वो 100 से ज्यादा सुरंगों से गुजरती है। हाँ, तो वो सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, वो आपको उस दौर की इंजीनियरिंग और हिम्मत का एहसास कराता है। और ये विस्तार हमें सबसे नए जुड़े स्थलों में भी दिखता है। चलिए इस सूची को एकदम ताजा करते हैं। 2023 में क्या जुड़ा? 2023 में पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिर समूह इसमें जुड़े। और 2024-25 के लिए भी कुछ नाम तय हो गए हैं। हाँ, और वो तो और भी अनोखे हैं। 2024 में असम की मोयदाम्स को जगह मिली है। मोयदाम्स, ये क्या होता है? ये अहोम राजवंश की टीले जैसी कब्रें हैं, एक दफन प्रणाली। एक दफन प्रणाली। और 2025 के लिए? 2025 के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। तो अब ये सिर्फ एक अकेली इमारत के बारे में नहीं है। नहीं, अब बात पूरे के पूरे लैंडस्केप यानी एक भूदृश्य और उससे जुड़ी संस्कृति को मान्यता देने की हो रही है। धरोहर की परिभाषा का विस्तार हो रहा है। ये सभी स्थल इंसान की कारीगरी और इतिहास की निशानियां हैं। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ इंसानों ने नहीं लिखी है, यहाँ की प्रकृति का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल। तो यूनेस्को इस पहलू को कैसे मान्यता देता है? बहुत खूबसूरती से। भारत में 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं और ये 7 स्थल भारत की अविश्वसनीय जैव विविधता का सबूत हैं। ये सिर्फ सुंदर पार्क नहीं है। नहीं, ये धरती के फेफड़ों की तरह हैं। जैसे कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। हाँ, यहाँ पर सुंदरबन, जो रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा इलाका है। लेकिन सुंदरबन में बाघों के अलावा और भी बहुत कुछ है ना? जी, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ये मैंग्रोव पेड़ खारे पानी में उगते हैं और तूफानों के खिलाफ एक कुदरती दीवार का काम करते हैं, जो तट पर बसे लाखों लोगों की रक्षा करते हैं। बिल्कुल, तो इनका महत्व सिर्फ बाघों से कहीं ज्यादा है। और पश्चिमी घाट का क्या? वो तो कोई एक पार्क नहीं बल्कि एक पूरी पर्वत श्रृंखला है। सही कहा। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैला है और इसे दुनिया के सबसे जरूरी जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। हॉटस्पॉट का मतलब? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा इलाका है जहां पौधों और जानवरों की ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है और ये खतरे में भी हैं। अच्छा। यहाँ के जंगल भारत के मानसून को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये स्थल सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्राकृतिक विरासत है। तो हमने 36 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक स्थलों की बात की। ये हुए 43। जी। लेकिन एक स्थल और है जो एक बिल्कुल ही अलग श्रेणी में आता है, मिश्रित धरोहर। हाँ, और ये स्थल अपने आप में बहुत खास है। इसका नाम है खंगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो सिक्किम में है। ये मिश्रित श्रेणी थोड़ी दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ जंगल और पुरानी इमारतें दोनों हैं? नहीं, इसका मतलब उससे कहीं गहरा है। इसे मिश्रित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों मानदंडों को असाधारण रूप से पूरा करता है। अच्छा, दोनों को? एक तरफ तो ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और उसके आसपास के अद्भुत ग्लेशियर्स, झीलें और जंगल हैं। ये तो हो गया प्राकृतिक पहलू। हाँ, और इसका सांस्कृतिक पहलू वहाँ के स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से लेप्चा समुदाय की मान्यताओं से जुड़ा है। वो कैसे? वे इन पहाड़ों, गुफाओं और झीलों को पवित्र मानते हैं। उनके लिए कंचनजंगा सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो एक पूज्य देवता है। तो उनकी पौराणिक कथाएं और धार्मिक अनुष्ठान इसी भूदृश्य से जुड़े हैं? गहराई से जुड़े हैं। तो यहाँ प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे में इस तरह गुंथे हुए हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकती। मिश्रित स्थल की अवधारणा इसी गहरे संबंध को मान्यता देती है। ये वाकई अद्भुत है। तो 44 स्थलों की हमारी यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जाते जाते एक और दिलचस्प बात है, प्रतीक्षा सूची या टेंटेटिव लिस्ट। हाँ, टेंटेटिव लिस्ट। ये क्या है? आप इसे भविष्य की धरोहरों की ऑडिशन लिस्ट कह सकती हैं। ऑडिशन लिस्ट? हाँ, किसी भी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने की प्रक्रिया लंबी होती है। ये अस्थायी सूची उसका पहला कदम है। ये उन स्थलों की लिस्ट है जिन्हें कोई देश भविष्य में नामांकन के लिए सोच रहा है। और भारत की इस लिस्ट में कितने स्थल हैं? अभी भारत की अस्थायी सूची में लगभग 69 स्थल हैं। 69? जी, इसमें वाराणसी के घाट, ओरछा के मंदिर और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जैसे कई प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। तो ये सूची भारत के भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है। बिल्कुल, कि आने वाले सालों में हम किन और खजानों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि भारत के 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सिर्फ इमारतों और पार्कों की एक सूची नहीं है। नहीं, यह एक नक्शा है जो हमें भारत की पहचान के बारे में बताता है। राजवंशों की कहानियों से लेकर आधुनिक वास्तुकला तक और प्रकृति के अजूबों से लेकर संस्कृति और प्रकृति के पवित्र संगम तक। सही कहा। और एक बड़ी अस्थायी सूची ये दिखाती है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये सूची हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक राष्ट्र के रूप में हमने किन चीजों को इतना कीमती समझा है कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना जरूरी है। यह हमारी साझा विरासत की पहचान है। जी, और ये सवाल भी उठाती है कि भविष्य में हम किसे अपनी विरासत मानेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। जरूर। इस सूची में इमारतें, शहर और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, लेकिन भारत की उन अमूर्त विरासतों यानी इंटैंजिबल हेरिटेज के बारे में क्या, जो इस सूची में नहीं है? जैसे संगीत की परंपराएं, हाँ, या पारंपरिक भोजन, या सदियों पुरानी कलाएं और कहानियां, क्या उन्हें संरक्षित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है?